देखो, कल हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया था लेक्चर, और इसमें जो मैकेनिज्म है आरबी प्रोटीन की सेल साइकिल रेगुलेशन में, वो हमने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था। बाकी इसके जो टेक्स्ट वाले पोर्शंस हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। लेकिन हाँ, ये जो रेगुलेशन हो रहा है, जब ये माइटोजन यहाँ से अटैच हो रहा है और रास मैप काइनेस पाथवे इंड्यूस हो रहा है, फिर अर्ली जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, और ये लेट जीन का एक्सप्रेशन करवा रहा है या डिलेड जीन का एक्सप्रेशन करवा रहा है। तो इस चीज़ के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग आज देख लेंगे। उसके बाद हम लोग P53 प्रोटीन के सेल साइकिल पे रेगुलेशन पे क्या असर है उसको देखेंगे। तो आज के पॉइंट्स अगर हम लोग नोट करें तो इसमें एक चीज़ ये है कि देखिए, एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई थी कि ये जो भी माइटोजन है, अल्टीमेटली इसका काम होगा साइक्लिन डी के लेवल को इंक्रीज करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइक्लिन डी हैं, D1, D2, D3, तो इस चीज को ये इंड्यूस कर रहा है थ्रू सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म्स या सेवरल डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे, जिसमें से एक ये है रास मैप काइनेज का। इसी में एक और मॉलिक्यूल होता है RAF मैप काइनेज, तो वो थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो जाती है सिग्नलिंग पाथवे। ये हम लोग तब डिटेल में देखेंगे जब इस पर्टिकुलर पाथवे को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी एक चीज़ रिकॉल हो जाएगी। अब देखिए, मेन चीज़ ये है कि ये पॉइंट आपको मालूम है कि साइक्लिन डी हो गया, साइक्लिन डी और साइक्लिन ई, ये दोनों के दोनों किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं? बेसिकली ये कंट्रोल कर रहे हैं, दे कंट्रोल द डिग्री ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ PRB प्रोटीन। तो हमने ये देखा था कि जब साइक्लिन डी का सवाल आता है तो साइक्लिन डी जो होती है वो अर्ली और मिड जीवन फेज में CDK से अटैच होके और पार्शियल फॉस्फोराइलेशन PRB का करती है। जब पार्शियल फॉस्फोराइलेशन या हाइपोफॉस्फोराइलेशन PRB प्रोटीन का हो जाता था, तो उसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन कराने की जिम्मेदारी साइक्लिन E-CDK कॉम्प्लेक्स की, साइक्लिन E-CDK2 से जुड़ता था और कराता था वो। तो ये चीज आपको पहले से मालूम है, इसलिए इसको फिर से पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ऑलरेडी हमने नोट्स में मेंशन की हुई है। अब देखिए, सर नमस्ते। बेटा बोल रहे हो कुछ? सर नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। अब हमको देखना क्या है बेसिकली कि जो हमने सेल साइकिल डिस्कस की थी, और ये डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं। ये आपका M फेज था, यहाँ तक जीवन चल रहा था, ये यहाँ तक S फेज था, और ये G2 फेज था। इस पर्टिकुलर पॉइंट में यानी कि लेट जीवन में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन पॉइंट था मैमेलियन केस में, R पॉइंट इसको शॉर्ट में कहते हैं। अब बात यह है, समझना क्या है यहाँ पे, कि साइक्लिन D-CDK4/6 की जिम्मेदारी क्या है कि सेल साइकिल को अर्ली और मिड जीवन को क्रॉस कराते हुए लेट जीवन तक पहुंचाए। तो अगर हम सिर्फ साइक्लिन डी का यहाँ पे मेंशन करें, या हम बात करें साइक्लिन D-CDK4/6 कॉम्प्लेक्स की, तो इसका रोल होता है, इट इज responsible for hypophosphorylation of PRB in early and mid जीवन। और साइक्लिन ई, जाहिर सी बात है, मिड जीवन के बाद लेट जीवन तक पहुंचाएगा।
साइक्लिन ई एंड CDK 2 कॉम्प्लेक्स जो होता है। अब एक चीज आपको ये समझनी है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, दिस R पॉइंट, इसका मेन रोल क्या होता है, ये कैसा पॉइंट है, व्हाट डज दिस पॉइंट करस्पॉन्ड। इसका मतलब ये होता है, या ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट इन सेल साइकिल एट विच, इस समय क्या क्या होता है, एट विच सेल commits itself to, क्या करने के लिए कमिट करती है, कंप्लीट द रिमाइंडर ऑफ सेल साइकिल, यानी कि जो बची हुई सेल साइकिल है इसके बाद S, G2 और M, इसको कंप्लीट करने के लिए इसी पॉइंट पे सेल डिसीजन ले लेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि माइटोजेनिक फैक्टर्स अवेलेबल हैं या फिर इनहिबिटरी फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो उन दोनों में वो तराजू वाला जो डायग्राम हमने बनाया था, आपको बताया था, जिसका पलड़ा भारी होगा उसी हिसाब से सेल डिसीजन ले लेगी। दूसरा काम क्या हो सकता है कि या तो कंप्लीट करे रिमाइंडर ऑफ सेल साइकिल, और या रिमेन इन G1 एंड पॉसिबली retreat from active cell cycle and enter G0 phase। तो दो काम हो सकते हैं, इस पॉइंट से या तो सेल आगे की तरफ बढ़ जाएगी, या इस पॉइंट से सेल मोस्टली या इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर सेल साइकिल के बाहर चली जाएगी इनटू G0 फेज। तो इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और यहां पे समझनी है, अगर इन केस ये जो साइक्लिन के कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, चाहे साइक्लिन D, CDK 4 या 6 कॉम्प्लेक्स हो, या साइक्लिन ई का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था E, CDK 2 कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करने वाले कुछ इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती है। तो उनका भी रोल यहां पे समझना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज 2 फैमिलीज ऑफ CKI। CKI क्या था बताओ? CDK इनहिबिटिंग प्रोटीन्स, मतलब काइनेज। हाँ, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स या साइक्लिन CDK काइनेज इनहिबिटर्स। तो ये CKIs जो हैं, 2 फैमिलीज इनकी रिकॉग्नाइज की गई है अभी तक, जो क्या कर सकती है, इन कॉम्प्लेक्सेस की जो काइनेज एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर सकती है। तो 2 फैमिलीज ऑफ CKIs दैट कैन ब्लॉक द काइनेज एक्टिविटी ऑफ किसका किसका, डी साइक्लिन और CDK 4 या 6 कॉम्प्लेक्स का, या ई साइक्लिन और CDK 2। अब डिपेंड करता है कि इसमें से कौन सा CKI किस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की जो काइनेज एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करेगा। तो ये जान लीजिए, ये जो 2 फैमिलीज हैं इसमें हमारे पास यानी कि 2 CKIs टाइप्स, इसमें से एक CKI जो होता है उसको हम कहते हैं INK CKI। INK का बताओ क्या है फुल फॉर्म? भूल गए? CDK 4 को इनहिबिट करता था, हाँ, पर दू, दूसरा था सिप किप फैमिली,
याद है सिप कि के। नहीं? है ना? यस सर। तो यस एनके सर। फोर था, दूसरा सिप की फैमिली थी। ऐसे भूलते रहो, ठीक है? अच्छा ये लगेगा। इंटरैक्टिंग प्रोटीन और ये काइनेज इंटरैक्टिंग प्रोटीन ऐसा। रिवाइज करना, आईएनके सीकेआई और सिप की काइनेज सीकेआई। इनहिबिटरी प्रोटीन था शायद। अरे तो है ही है, सीकेआई है तो काइनेज इनहिबिटरी ही होगी। अब इसमें देखिए, एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ थे, अगर आपको याद हो, ना याद हो तो हम तो फिर लिख ही रहे हैं फिर से। जैसे कि P15, P16, P18 एंड P19, ये जो प्रोटीन्स थे देवर आईएन के सीकेआईज। और सिप की फैमिली के हमारे जो मेंबर्स थे वो थे P21, P27 एंड P57। तो ये जो आईएन के सीकेआई हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं? ये बाइंड करते हैं, दे बाइंड टू CDK4 या 6 से। तो इसका मतलब जब ये इससे बाइंड कर जाएंगे तो CDK4 यानी कि डी साइक्लिन CDK4 कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देंगे। और जो सिप की फैमिली है ये बाइंड करती है, ये दोनों से बाइंड कर सकती है सिप की फैमिली। तो इट बाइंड्स आइदर DCDK और ECDK। अब वो आपको मालूम है 462, तो ये दोनों से बाइंड कर सकती है। तो इस तरह से अगर ये बाइंड कर रहा है, मतलब कोई सा भी अगर सीकेआई मौजूद है, तो इसका मतलब कि सेल साइकिल जो है वो जी1 फेज में ही अरेस्ट हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहां अगर बाइंडिंग हो रही है तो अर्ली से मिड में ही ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, और यहां पे अगर बाइंडिंग हो रही है तो यहां तो दोनों चीज है, अर्ली मिड भी है, साथ में लेट जीवन का ट्रांजिशन इनटू एस फेज भी नहीं हो पाएगा। तो आपको इस बारे में जानकारी रखनी है, बस, नथिंग एल्स। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अगर इतना सब कुछ जानने के बाद, किसके बारे में? पीआरबी के बारे में, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि कितना क्रूशियल है सेल साइकिल के रेगुलेशन में। और इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ G1 टू S फेज ट्रांजिशन। अभी एक और गार्जियन की हम बात करेंगे, P53 की। वो बेसिकली गार्जियन होता है पूरे जीनोम का, क्योंकि वो और ज्यादा क्रिटिकल प्रोटीन है। लेकिन ये फिलहाल क्या कर रहा है? G1 से S फेज ट्रांजिशन का सारा दारोमदार इसी प्रोटीन के पास मौजूद है। तो इट एक्ट्स एज गार्जियन ऑफ G1 टू S फेज ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस आरबी प्रोटीन का फंक्शन लॉस हो गया, या इसको कोड करने वाली जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है, सेल साइकिल डीरेगुलेट हो जाएगी, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, आगे की तरफ नहीं मूव करेगी। लेकिन अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो हमने एक बात और कही थी, ये जो आरबी प्रोटीन है ये कुछ वायरल प्रोटीन्स के साथ भी एसोसिएट हो जाती है, और जिसकी वजह से उन वायरस की ऑन्कोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो सप्रेस होती है। लेकिन अगर ये प्रोटीन डीरेगुलेट हो गई और वो वायरस हमारे शरीर में है, तो जाहिर सी बात है दे मे लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, या दे मे लीड टू कैंसर। तो इस पॉइंट को हम कैसे यहां पे मेंशन करेंगे? तो जो आरबी प्रोटीन है इसका अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन इट्स जीन हुआ, तो उस केस में क्या होगा? सेल साइकिल विल बी डीरेगुलेटेड। ठीक है, अब ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होते ही पीआरबी जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी, यानी कि पीआरबी कैन बी functionally
इनएक्टिवेटेड बाय, दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? या तो म्यूटेशन हो जाए इसकी जीन में, म्यूटेशन इन इट्स जीन, या बाइंडिंग विथ वायरल ऑन्कोप्रोटीन। कई ऐसे हमारे पास वायरसेस हैं जिनके पास स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स के लिए जीन्स मौजूद होती हैं, और उन जीन्स को हम बेसिकली कहते क्या हैं? वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं इनको। जैसे कि अगर हम ऐसे वायरसेस के एक आध दो एग्जांपल आपको बता दें, कल ही बताया था हमने HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसी तरह से एक और वायरस होता है राउज सार्कोमा वायरस। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है आपका, ये बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है। ये सब जो है ये बेसिकली इनके पास वायरल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती है। और अगर कहीं बदकिस्मती से ये आरबी प्रोटीन गड़बड़ाई तो उस कंडीशन में ये वायरल ऑन्कोजीन से निकली हुई जो प्रोटीन्स हैं, दे मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, जो म्यूटेशन होता है जीन में इसकी वजह से कई तरीके के कैंसर्स हो सकते हैं। तो इट मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ many types of cancers, जैसे कि ऑफ कोर्स पहला है रेटिनोब्लास्टोमा, जिससे इसका नाम पड़ा। दूसरे को हम कहते हैं ऑस्टियो सार्कोमा, और तीसरे को हम लोग कहते हैं, यहां चल नहीं रहा है, एक सेकंड, this one, small cell lung carcinoma। अब यहीं पे जब टर्म्स आए हैं तो हम बता दें आपको, सार्कोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। यस, मेसोडर्मल टिश्यूज। कार्सिनोमा बताओ? एपिथेलियल। एक्टोडर्मल। हाँ, मतलब एपिथेलियल टिश्यू आप कह सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कहीं भी होगा तो एक्टोडर्मल ओरिजिन का ही होगा। तो ऑस्टियोसार्कोमा का मतलब क्या हो गया? बोन कैंसर। और बोन कैसा है? मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। मेसोडर्मल ओरिजिन। तो इस तरह की गंभीर समस्याएं जो है इस आरबी प्रोटीन के लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। वायरल प्रोटीन की हम बात करें तो जैसे HPV की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कल इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया था, PRB बाइंड्स टू एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं वायरल E7 ऑन्कोप्रोटीन। और इस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा कि जो PRB है ये इनएक्टिवेट हो जाएगी। ये वायरल E7 ऑन्कोप्रोटीन जो है PRB के साथ बाइंड कर गया, अब ये इनएक्टिवेट हो गई। जब इनएक्टिवेट हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि नाउ PRB कैन नॉट रेगुलेट द सेल साइकिल, और अब सेल साइकिल हेवायर चलेगी, मतलब कि अनरेगुलेटेड, लगातार सेल में ग्रोथ होती रहेगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो ये स्पेसिफिक केस क्या है? इट लीड्स टू कैंसर ऑफ सर्विक्स या ओरल कैंसर।
तो सर्विक्स का जो कैंसर है वो तो जाहिर सी बात है महिलाओं में ही होगा, और ओरल कैंसर किसी में भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया पीआरबी का कंप्लीट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अब हम लोग बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट प्रोटीन का, यानी कि P53 का। तो our next topic is role of P53 protein in cell cycle regulation। अब देखो P53 प्रोटीन की कहानी जो है उसको समझना है हमको, तो मेन चीज़ हमको ये जाननी होगी, जैसे हमने आपको पीआरबी के बारे में बताया था कि ये जो P53 प्रोटीन है इसको कोड करने वाली जो जीन होती है, यानी कि इट इज कोडेड बाय TP53 जीन, और इसी वजह से P53 को TP53 भी कहते हैं। अब T क्यों लगाया? क्योंकि P53 जो है वो भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है, तो T स्टैंड्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये इस जीन से कोड की जा रही है, और इस प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 53 kDa। अगर ऐसे ही आपसे पूछें पीआरबी का कितना था? 110. 110, यानी कि लगभग आधा साइज होता है P53 का एज कंपेयर टू पीआरबी। और सिमिलर टू पीआरबी, यानी कि लाइक पीआरबी, इट इज ऑल्सो लाइक पीआरबी जीन। नहीं, यहां पे लिखने से मजा नहीं आएगा, इसको हम हटाते हैं। इस पॉइंट को हम यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जीन है TP53 जीन, इट इज ऑल्सो अ ट्यूमर सप्रेसर जीन लाइक पीआरबी जीन। तो जैसे पीआरबी जीन का प्रोडक्ट ट्यूमर को सप्रेस करने में रोल प्ले कर रहा था, सिमिलरली इस जीन का भी प्रोडक्ट यानी P53 प्रोटीन ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन होती है। अगर इस जीन की हम बात करें तो इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 17p13.1। उसकी लोकेशन क्या थी? 13. 13 to 14.3. 13q14.2। तो इसी तरह से ये, अगर सिंपली क्रोमोसोम नंबर भी याद है और शॉर्ट आर्म है कि लॉन्ग आर्म है इतना भी याद है तो काम चल जाएगा। सबसेक्शंस नहीं भी याद हैं तो कोई बात नहीं है बढ़ाने वाली। तो ये इस पर्टिकुलर प्रोटीन जीन की लोकेशन हो गई। और ये जो P53 प्रोटीन होती है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, और इसमें जो रेसिड्यूज होते हैं वो होते हैं 393 एमिनो एसिड रेसिड्यूज। उसका याद है? पीआरबी 104 शायद. हाँ। अब कौन आया? ओके, इतने पॉइंट्स हमने जान लिए। अब कुछ और पॉइंट्स जो है P53 प्रोटीन के अगर हम जाने कि ये क्या है, ये बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होने की वजह से इट रेगुलेट्स एक्सप्रेशन ऑफ several genes involved in, किस किस कामों में इन्वॉल्व जीन का ये रेगुलेशन करता है? ऐसी जीन्स जो डीएनए के रिपेयर में इस्तेमाल होती हैं।
ऐसी जीन्स जो एपोप्टोसिस को रेगुलेट करती हैं, ऐसी जीन्स जो हमारी सेल्स में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करती हैं, ऐसी जीन्स जो हमारी सेल के सेनेसेंस प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। यानी आप देख सकते हैं कि एक तरीके से सेल का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने में ये पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी P53 प्रोटीन कितना अहम रोल प्ले कर रही है। डीएनए डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने वाली जीन्स को रेगुलेट कर रही है। एपोप्टोसिस, अगर डैमेज जो है बियॉन्ड रिपेयर हो गया तो उस सेल को खत्म करने की जिम्मेदारी। देन एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, सर एटीएम पाथवे के थ्रू ना जो बताया था आपने। हाँ P53 हाँ एक्चुअली में P53 जो है वो एटीएम एटीआर दोनों पाथवे का इस्तेमाल कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो डीएनए डैमेज हुआ है वो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है या डबल स्ट्रैंड ब्रेक है। तो अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा डीएनए में तो क्या होगा, एटीएम पाथवे चलेगा। हाँ, और अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है तो एटीआर पाथवे चलेगा। तो दोनों पाथवे से ये कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेट जो है इसको फॉस्फोराइलेट होना है, उसकी अभी हम साइकिल हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा मामला। अब देखिए चूंकि इतने क्रिटिकल इवेंट्स को कंट्रोल करने वाली जीन को ट्रांसक्राइब करने की जिम्मेदारी इसकी है, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर जीन है TP53, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अलग कलर से लिख दें, इस जीन को हम कहते हैं गार्जियन ऑफ द जीनोम। गार्जियन ऑफ द जीनोम, पूरे जीनोम का गार्जियन है। किसी भी सेल को अगर इन प्रोसेस से गुजरना है तो P53 का सहारा लेना पड़ेगा। और सेल के अंदर एक दो नहीं हजारों जीन्स होती हैं। मैमेलियन सेल की और स्पेशली ह्यूमन सेल की बात करें तो अबाउट 30,000 जीन्स, और उन सब को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे इस प्रोटीन का सहारा लेना पड़ता है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। इसका एक और नाम है गार्जियन ऑफ द जीनोम के साथ साथ एंड सेल्यूलर गेट कीपर। सेल्यूलर गेट कीपर भी इसको कहते हैं। गेट कीपर का क्या रोल है अभी हम देखते हैं, अभी समझ में आएगा। अब कुछ इसके बेसिक्स आप समझ लीजिए कि बेसिकली इसमें होता क्या है। एक्चुअली में होता ये है कि इसकी मैकेनिज्म को हम मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको हम बता दें। नॉर्मल सेल अगर है, नॉर्मल सेल, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो P53 है यानी इन नॉर्मल सेल P53 जो है ये क्या होगी, P53 इज, और इस क्या कहें इसको, रिमेन्स इनएक्टिवेटेड। और इसको इनएक्टिवेटेड स्टेट में रखता कौन है, बाई MDM2 प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो MDM2 प्रोटीन है ये क्या किस तरह से एक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव रेगुलेटर की तरह एक्ट कर रही है, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ P53। अब ये MDM2 प्रोटीन क्या है, MDM2 प्रोटीन जो होती है इसका जो फुल फॉर्म है वो है माउस डबल माइन्यूट 2।
एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जब नई नई प्रोटीन्स का पता चलता है तो जिस सोर्स से पता चलता है, जिस प्रोसेस से पता चलता है, उसी के बेसिस पे उसका नाम रख दिया जाता है। बड़े नाम हम पहले भी बता चुके हैं, जनरली नहीं पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म ही हमेशा पूछा जाता है। अब ये जो MDM2 प्रोटीन है, ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज दिस? MDM2 प्रोटीन जो है ये एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। तो क्या करवाएगी ये? डिग्रेडेशन किसका? एनाइलेशन और डिग्रेडेशन P53 किसका का। कराएगा? P53 का। वेरी गुड। P53 का। तो यूबिक्विटिन लाइगेज है और इट फैसिलिटेट्स प्रोटियासोमल degradation of P53। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर MDM2 प्रोटीन P53 से एसोसिएटेड है तो उस केस में ये मान लीजिए P53 है और ये हमारी MDM2 है, तो अगर ये एसोसिएटेड है, चूंकि ये E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, तो ये क्या कराएगी? इट विल अल्टीमेटली लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ P53, यानी सेल के अंदर ये P53 के लेवल को हमेशा कम बनाए रखेगी। कब? ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अगर किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह का DNA डैमेज आया, तो उस कंडीशन में MDM2 P53 से डिसोसिएट हो जाती है, और जब अलग हो जाती है तो उस कंडीशन में अब इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, और जब P53 का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो इसका मतलब इसका लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा, और जब बढ़ेगा लेवल तो आगे क्या घटना होगी वो हम अभी बताते हैं आपको। पहले ये पॉइंट अगर हम यहां पे मेंशन कर दें कि नॉर्मल सेल की ही सारी कहानी चल रही है, या ऐसे कर दें, इन अनडैमेज्ड सेल P53 इज हाईली अनस्टेबल, और इसको अनस्टेबल करने की जिम्मेदारी किसकी है? MDM2 की। तो P53 इज हाईली अनस्टेबल एंड इज डिग्रेडेड बाय MDM2। इसकी वजह से होता क्या है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होता है, यानी प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे ही डैमेज हुआ, एज सून एज DNA डैमेज अकर्स, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो म्यूटाजेनिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एजेंट्स और इंट्रा सेलुलर एजेंट्स, हम पहले इसको बता चुके हैं। तो उसकी वजह से अगर ये DNA डैमेज हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? P53 dissociates फ्रॉम MDM2, और जैसे ही डिसोसिएट होगा इसके बाद क्या होगा? लेवल ऑफ P53 इंक्रीजेज इनसाइड सेल। अब उसके बाद ये क्या चीज मीडिएट करेगा, ये हम अब देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, और उससे पहले हम एक डायग्राम देखेंगे जिससे आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग जो है वो समझ में आएगा। तो लेट्स सी, दो पार्ट्स में है डायग्राम, तो आपको समझना है सिमिलरली। एक पार्ट ये हो गया, द अदर इज
ध्यान दीजिए अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मान लो एक्सरे है ना, ये क्या कहते हैं उसको, आयनाइजिंग रेडिएशन है ये किसी तरह से एक्सपोजर हमारी सेल का हुआ और ये एक्सरे की वजह से जो डीएनए है ये डैमेज हो गया। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो ब्रेक हुए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा पाथवे चलेगा, बेसिकली एटीएम वाला। अब यहाँ पे दोनों ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग बाइफरकेट कर लेंगे। तो इस डीएनए डैमेज की वजह से एटीएम का एक्टिवेशन होगा, ये एक काइनेज है। एटीएम काइनेज जो होता है वो बेसिकली इट लीड्स टू, किस टाइप के काइनेज का एक्टिवेशन करता है एटीएम, बताओ जरा तो, 1 का या 2 का, CHK1 या CHK2? 1 2 2, याद 2 रखना। का एटीएम CHK2 का करता है और ATR CHK1 का करता है। तो एटीएम की वजह से CHK2 काइनेज एक्टिवेट होगा। अब ये CHK2 काइनेज प्लस एटीएम ये दोनों मिलके इस P53 प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। ये कब हो रहा है, जब डीएनए का डैमेज हुआ बाय एक्सरे। इससे पहले क्या हो रहा था कि P53 जो है वो MDM2 से एसोसिएटेड थी और MDM2 लगातार इसका डिग्रेडेशन कराए जा रही थी, यानी P53 यूबिक्विटाइलेशन एंड डिग्रेडेशन इन प्रोटियासोम्स। लेकिन जैसे ही ये मैकेनिज्म आई तो ये P53 फॉस्फोराइलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ एटीएम एज वेल एज CHK2 काइनेज है तो फॉस्फोराइलेट ही कराएगा। अब क्या होगा, जैसे ही फॉस्फोराइलेट हुआ ये इस पर्टिकुलर लोकस पे, तो ये MDM2 इससे डिसोसिएट हो गई। अब ये स्टेबल और एक्टिव P53 में कन्वर्ट हो गया आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले हाईली अनस्टेबल था, डिग्रेड हो रहा था। अब ये क्या करेगा, इट विल, यानी कि जब एक्टिव हो गया P53 तो ये बाइंड करेगा रेगुलेटरी रीजन ऑफ P21 जीन। P21 हमने आपको अभी बताया था कि किस टाइप का CKI है P53, बताओ। आयन के नहीं, सिप के। P21 हाँ भैया, अभी तो बताया। कहाँ चला गया, ये देखो, ये सिप किप टाइप का है। आयन के जो है 15, 16, 18, 19 और 21, 27, 57 सिप किप है। कहीं कुछ और लिखा है क्या? तो ये P21 की जो जीन है इसके रेगुलेटरी रीजन पे एक्टिव P53 जाके बाइंड कर जाएगा। और चूंकि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है P53, तो ये क्या कराएगा, इस P21 जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो ये अब देखो इसके आगे यहां जा रहा है, तो ध्यान रखना ये ऐसे जा रहा है इधर। अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका ट्रांसक्रिप्शन की वजह से P21 mRNA बनेगा। इसका ट्रांसलेशन होगा तो हमको क्या मिलेगी, एक P21 प्रोटीन मिलेगी, जो कि बेसिकली क्या है, CDK इनहिबिटर प्रोटीन या CKI है ये बेसिकली। और ये क्या करेगी, ये P21 जो कि CDK इनहिबिटर है ये बाइंड करेगी G1 SCDK और SCDK से, यानी कि G1 S फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स से और S साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स से ये बाइंड करेगी। और इसको, अब ये एक्टिव था, जैसे ये इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड कर जाएगी ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा कि जो ट्रांजिशन है सेल साइकिल का प्रोग्रेशन है इनटू द नेक्स्ट फेजेस वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म, इसमें सारे स्टेप्स इंक्लूड हो गए। लेकिन थोड़ा सा इसको हम अब, अच्छा इसमें समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, ठीक है। ये ठीक है, नॉर्मल है। इसको हम टेक्स्ट के फॉर्म में थोड़ा सा चाह रहे हैं कि इलाबोरेट कर दें, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, याद करने में बेसिकली आसानी हो जाए। तो इसमें कोशिश करेंगे कि इस पूरे शीट में आ जाए। तो लेट्स ट्राई रेड कलर से। सबसे पहले क्या हो गया, डीएनए डैमेज हुआ। अब डीएनए डैमेज में भी हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक का
केस लेके चल रहे हैं, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा बताओ? अभी देखा आपने कि एटीएम पाथवे खुलेगा। हाँ, तो एक्टिवेशन किस चीज का होगा? एक्टिवेशन ऑफ एटीएम काइनेज पाथवे। पाथवे नहीं लिख रहे हैं। अब ये एटीएम काइनेज जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? इट विल एक्टिवेट CHK2 काइनेज। अच्छा, अब ये जो एक्टिवेशन हुआ है एटीएम और CHK2 काइनेज का, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? दिस एंड CHK2 काइनेज ये करवाएंगे फॉस्फोराइलेशन ऑफ P53 प्रोटीन एट डिस्टिंक्ट साइट्स। एटीएम अलग साइड पे कराएगा और CHK2 अलग साइड पे, लेकिन फॉस्फोराइलेशन करा देगा। अब जैसे ही P53 का फॉस्फोराइलेशन हुआ, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इट रिड्यूसेस बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ P53 विथ MDM2, जो कि एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। इसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन P53 डिग्रेडेशन, क्योंकि एफिनिटी इसकी कम हो गई तो MDM2 रिलीज हो जाएगा, P53 का डिग्रेडेशन कम होने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि इंक्रीज इन P53 कंसंट्रेशन, P53 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। अब ये कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगेगा तो उस दौरान क्या होगा कि P53 स्टिमुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं? सही है सर। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए CKI जीन कोडिंग फॉर P21 प्रोटीन। तो यानी P21 एक CKI प्रोटीन है। अब ये PKI क्या करेगा? यानी कि P21, और आगे आते हैं P21, इधर नहीं लिखेंगे, इधर हमको कुछ और अभी लिखना है, इधर ही आगे बढ़ते हैं। P21 बाइंड्स टू, किससे बाइंड करेगा? या तो G1, हाँ, G1 SCDK से या SCDK से, दोनों से बाइंड कर सकता है उसमें कॉम्प्लेक्सेस, इनसे ये बाइंड कर जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? इट विल लीड टू, या इट ब्लॉक्स द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल, या इसको हम कह सकते हैं कि अरेस्ट इन G1 फेज, ये हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, G1 फेज में भी अरेस्ट हो सकता है, या हम कह सकते हैं S फेज में भी अरेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अरेस्ट इन G1 फेज और S फेज, ये डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर CDK कॉम्प्लेक्स का ये से बाइंड कर रहा है। तो अगर G1 SCDK से करेगा तो G1 फेज में अरेस्ट हो जाएगा, SCDK से बाइंड करेगा तो ये S फेज में अरेस्ट कर देगा सेल साइकिल को। अब देखो, अरेस्ट होने के बाद
दो दो चीजें हो सकती हैं। दो चीजें क्या क्या हो सकती हैं, तो इसको हम यहां से बाइफरकेट कर दे रहे हैं, 1 और 2, और नेक्स्ट पेज पे हम इसको इलाबोरेट करेंगे थोड़ा। दिस दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कि इफ डीएनए रिपेयर इज एग्जीक्यूटेड, अरेस्ट करके रखा हुआ है ना सेल को, तो सेल को समय मिल गया, उस समय का इस्तेमाल करके अगर सेल ने डीएनए रिपेयर कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल विल डिवाइड नॉर्मली। अब सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस करेगी और नॉर्मल सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन सेल साइकिल अरेस्ट होने के बाद भी इफ सेल स्टिल कंटेन्स म्यूटेटेड और डुप्लीकेटेड डीएनए सीक्वेंस, यानी कि रिपेयर नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में और कोई चारा नहीं बचेगा, एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड। और ये जो एपोप्टोसिस है ये बेसिकली क्या है, P53 मीडिएटेड। सारा काम P53 की वजह से ही चल रहा है, लेकिन स्पेशली यहां पे हमने मेंशन कर दिया। तो P53 मीडिएटेड एपोप्टोसिस जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। अब ये जो P53 मीडिएटेड एपोप्टोसिस है ये भी दो अलग अलग मैकेनिज्म से हो सकती है। क्या है वो दो मैकेनिज्म्स, 1 2, यानी कि इसकी भी दो मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। पहली जो मैकेनिज्म होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन डिपेंडेंट, और दूसरी मैकेनिज्म होती है ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट। ट्रांसक्रिप्शन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में होता क्या है बेसिकली कि P53 जो है वो एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। सिंपल सी बात है। तो P53 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है। किसके लिए, फॉर द जीन्स इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस। इस प्रोसेस में जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए P53 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारे पास दो जीन्स का एग्जांपल है, कौन सा कलर में, प्यूमा और दूसरी जीन है नॉक्सा। ये दो जीन्स जो है वो एपोप्टोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब एपोप्टोसिस एज अ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे इनका रोल देखेंगे। खैर, P53 जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा तो प्यूमा और नॉक्सा इन दोनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, यानी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगी। एक केस। ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट में क्या कहानी है यहां पे, अच्छा एक चीज और यहां पे पॉइंट हम ऐड कर दें इसी लेवल पे, वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन डिपेंडेंट जो मैकेनिज्म चलती है वो कहाँ चलती है, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में चलेगी। और ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जो है वो साइटोसॉल में चलेगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन साइटोसॉल में तो होता नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन से इंडिपेंडेंट है। अब इस केस में क्या, हाँ ये जो प्यूमा और नॉक्सा वाली जीन्स है ये डैमेज डीएनए में ही तो होंगी। डैमेज डीएनए में मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से होगा, किस डीएनए का होगा, किस जीन, कहाँ पे वो जीन्स होंगी। देखो ये सारी कहानी चल रही है न्यूक्लियस के अंदर। ये प्यूमा और नॉक्सा ये जीन्स तो प्रेजेंट ही हैं, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है।
जब ये एक्टिवेट की जाएंगी बाय दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगी। इनके जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म से सेल में एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेंगे। जीन्स तो हर एक सेल में प्रेजेंट रहती है, लेकिन किस स्पेसिफिक टाइम पे वो एक्सप्रेस कर रही है, उस टाइम पे उस जीन का रिस्पॉन्स हमको देखने के लिए मिलता है। क्या पूछना चाह रही हो? क्लियर हुआ कि अभी कुछ बाकी है डाउट? सर हम कह रहे हैं कि जो डीएनए डैमेज हुआ है हाँ, उसी डीएनए में ये जीन्स प्रेजेंट होंगी कि किसी और डीएनए में? नहीं, इनकी लोकेशन पूरा है। थोड़ी डैमेज हुआ है, हाँ, कहीं कहीं। पूरा नहीं डैमेज हुआ है ना, लेकिन ये कहीं भी तो मौजूद। इसीलिए पूछे सर। हाँ, नहीं सही है, कहीं दूसरे पार्ट में भी डीएनए अगर डैमेज हुआ है, उस कंडीशन में भी जब एक बार P53 निकल के आ जाएगा या P53 का लेवल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये P53 कहीं ना कहीं खोज लेगी स्प्यूमानॉक्सा के जीन की रेगुलेटरी साइट को और उससे बाइंड करेगी और ये जीन्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी जीन या उसी डीएनए मॉलिक्यूल में, क्योंकि हमारे पास जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हैं तो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर ही ना। और अभी ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? अभी या तो ये जीवन एस के ट्रांजिशन में चल रही होगी या एस फेज में चल रही होगी। अभी तो पूरा का पूरा जो डीएनए है वो क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस ही नहीं हुआ है। तो यानी कि इंटरेक्शन जो है वो पूरे पूरे एंटायर क्रोमेटिन का वो ज़्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू जब वो क्रोमोसोम बन के अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी इस समय ज़्यादा रहेगी P53 की इन जीन्स के लिए। समझ में आया? जी सर। अच्छा, तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, जो कि बेसिकली साइटोसोल में होता है। यहाँ पे जो P53 है, इट कैन इंड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिबिलाइजेशन, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं मॉम्प, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिबिलाइजेशन, वॉटेवर जो भी है लिखा हुआ। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या हो गया कि आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया ये है हमारा, तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन लाइक दिस अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। इस माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ा देता है ये P53। एक्चुअली में कैसे बढ़ता है, इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म तो हम लोग देखेंगे जब एपोप्टोसिस पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, यानी कि अगर P53 के इंडक्शन की वजह से आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसकी परमिबिलिटी अगर बढ़ रही है, तो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम है साइटोक्रोम C यहीं कहीं मौजूद था, इनर मेम्ब्रेन में ही इधर उधर ऐसे टहल रहा था यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लेके हाँ, कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर कर रहा था और मेम्ब्रेन में डिफ्यूज भी हो रहा था, जस्ट लाइक यूबिक्विनोन। अगर ये आउटर मेम्ब्रेन परमीबल हो गई तो ये साइटोक्रोम C निकल के चला जाएगा साइटोसॉल में। अगर साइटोक्रोम C निकल गया माइटोकॉन्ड्रिया से, तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, और सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। सेल विल डाई ऑफ डेफिशिएंसी इन दी ATPs, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही है। तो इस तरह से ये
ट्रांसक्रिप्शन इंडिपेंडेंट एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है P53। अब इसमें कौन से मेजर प्लेयर्स हैं उनका सिर्फ नाम हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, उनकी डिटेल्स हम लोग एपोप्टोसिस में देखेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बेसिकली, यानी कि P53 बेसिकली इंड्यूस किसको करती है, इट इज बाय BCL-XL, BCL2 एंड बैक्स प्रोटीन्स। ये तीन टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो साइटोक्रोम्स, जो आउटर मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं कि दे इन्फ्लुएंस वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स, इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, इनको मॉड्यूलेट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, और इसी की वजह से इन्हीं एनायन चैनल्स के थ्रू होते हुए साइटोक्रोम C जो है वो आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल में पहुंच जाता है। और तो इसकी वजह से क्या होता है, रेगुलेट्स साइटोक्रोम C रिलीज इनटू साइटोसॉल। और ऐसा होने के बाद सेल ETS कंप्लीट नहीं कर पाती है और खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब एक चीज जो यहां पे बच गई इस पहले वाले में, इसमें क्या है कि इसमें ये जो ATM काइनेज है ये एक काम और कर सकता है। वो काम क्या है कि दिस ATM काइनेज कैन ऑल्सो phosphorylate MDM2 and inactivate it। यानी कि ये ATM काइनेज MDM2 का भी फॉस्फोराइलेशन करता है, और जब ये MDM2 फॉस्फोराइलेट हो जाती है तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है, जबकि P53 क्या थी, एक्टिवेट हो रही थी। तो ध्यान दीजिएगा, इनएक्टिवेटेड। और उससे क्या होता है, इससे होता यह है कि MDM2 फेल्स टू इनिशिएट यूबिक्विटिनेशन ऑफ P53। और जब ये यूबिक्विटिनेशन नहीं करा पाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेवल इंक्रीज करेगा P53। डिक्रीज इन P53 डिग्रेडेशन होता है, और इसकी वजह से अब कहानी आगे ऐसे चलती रहती है जो चल रही है। तो ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई? यस सर।